सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। 2 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दिग्गजों द्वारा चुनाव क्षेत्रों को मथने के साथ ही चुनावी जनसभाओं का दौर भी लगातार जारी है। इस पे वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना नाम लिए ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कई नेता साधुओं के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं। कुछ तो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। वो गेरुआ पहनते हैं और उनके सिर पर बाल नहीं है। मैं भाजपा से कहूंगा, या तो सफेद कपड़े पहने, या अगर आप सन्यासी हैं या गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर निकले। भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे का जवाब देते हुए कहा, योगी के मुंह में राम है और बगल में छुरी। योगी साधु के कपड़े में आते हैं और फिर बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। बांटने वाले भी वही हैं और काटने वाले भी वो ही हैं। खड़गे के इस बयान पर जहां भाजपा नेताओं ने आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिया, तो वही संत समाज भी आक्रोशित हो गया है। संतों ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताते हुए खड़गे से अपने बयान के लिए माफी मांगने को कहा। चलिए आपको सुनाते हैं पहले वो सारे बयान। साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के इन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं और लोगों में विष भर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे होशियार रहना ये जरूरी है। और ये अगर उनको, अगर मैं अपील करता हूं आपसे कि ऐसे लोगों को अगर घर में नहीं बिठाएंगे तो आपको नेक्स्ट मनु जैसी जो भावना है, मनुस्मृति के आ जाएगी, संविधान के जगह मनुस्मृति आ जाएगी और ये उसके मान बन के बैठेंगे। झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ, जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने सीएम योगी पे टारगेट करते हुए कहा कि अगर वो सन्यासी हैं तो सफेद कपड़े, देखिए सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है। इतना आपको भगवे से तकलीफ है?
कांग्रेसियों, अगर तुमको इतने ही भगवे से तकलीफ है तो तुम राजनीतिक पार्टी खत्म करके और तुम सिर्फ उसका नाम कांग्रेस से बदलकर मुल्ला पार्टी रख लो और सिर्फ मुसलमान की ही चिंता और चिंतन करो। सनातन के पास, सनातन संस्कृति के मानने वाले के पास और हिंदू के पास कभी वोट मांगने के लिए नहीं जाना। अगर हिंदुओं के पास वोट मांगने जाते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। और रही पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, वो दिन दूर नहीं है जब वो देश के प्रधानमंत्री होंगे और तुम्हारा सूफड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है झूठ बोलना और लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना, कांग्रेस की परंपरा रही है। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की निंदा करते हैं और वो जो 70 साल तक शासन किया हो, पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया और आज मुद्दों से हट करके बात कर रहे हैं। ये जब सत्ता में थे तो इन्होंने शिक्षा का ध्यान नहीं दिया, स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया कि देश में स्वच्छता कैसे हो, इलाज के लिए लोगों को, गरीबों को इलाज की व्यवस्था कैसे हो, किसानों को खाद बीज कैसे सुलभ हो, इस पे ध्यान नहीं दिया और बिना वजह की बयानबाजी करके चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस तरह का कटाक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक बड़े संत और जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? इतने वरिष्ठ नेता होकर एक युवा मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है, उनको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेसी की तरह वो नहीं है जो सफेद कपड़ा पहन के सारे काले काम करते हैं और जब भी सरकार बनती है तो घोटाले करते हैं कांग्रेस। खड़गे ने बिना नाम लिए ही लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर किया है। 2 प्रदेशों में इस वक्त विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार भी अपनी चरम पर है। राजनीतिक दिग्गजों के जरिए चुनाव क्षेत्रों का मथने के साथ ही चुनावी जनसभाओं का दौर भी लगातार जारी है। इसी बीच प्रचार प्रसार के बीच वार पलटवार हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, बयानबाजी भी चल रही है और इन बयानबाजियों का सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में एक चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी वेशभूषा पर सवाल उठाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कई नेता साधुओं के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, कुछ तो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। वो गेरुआ कपड़े पहनते हैं, उनके सिर पर बाल नहीं है। मैं भाजपा से कहूंगा या तो सफेद कपड़े पहने, या अगर आप सन्यासी हैं या गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर निकल जाइए। भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे का जवाब देते हुए भी उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मुंह में राम है और बगल में छुरी। योगी साधु के कपड़े में आते हैं और फिर बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। बांटने वाले भी वही हैं और काटने वाले भी वो ही हैं। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद से जहां भाजपा नेताओं ने आक्रामक तेवर अख्तियार किया है, तो वहीं संत समाज भी आक्रोशित हो गया है। संतों का ये कहना है कि लगातार विपक्ष भगवा रंग को ही टारगेट कर रहा है। संतों ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया है और खड़गे से अपने बयान के लिए माफी मांगने के लिए कहा है। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगातार गेरुआ रंग को ही संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर आप गेरुआ रंग पहनते हैं तो आपको राजनीति में नहीं होना चाहिए, और अगर आप राजनीति में हैं तो आप गेरुआ रंग को त्याग दीजिए, या तो आप सफेद कपड़े पहने या काला रंग पहने। बता दें, इस तरीके से साधु संत का एक समाज खड़गे से लगातार विरोध में है और उन पे हमलावर है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसी पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ सपा से चंचल यादव, भाजपा से रत्नेश मिश्रा, कांग्रेस से मोहित दीक्षित और राजनीति विशेषज्ञ विजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है इस डिबेट में। सबसे पहले हम कांग्रेस से जानना चाहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया, सीधे तौर पर उन्होंने भगवा रंग पे
ही सवाल उठाया। आखिर कांग्रेस को भगवा रंग से इतनी आपत्ति क्यों है? मोहित जी, आवाज आ रही है? जी मोहित जी, बताइए, जो खड़गे जी ने कहा भगवा रंग को लेकर, क्यों इतनी शिकायत है कांग्रेस को भगवा रंग से? पहले तो आपको नमस्कार, मेरे साथियों को नमस्कार और आपके दर्शकों को जी। देखिए, बात अगर हो रही है, बात अगर आपत्ति की है या भगवा रंग से नफरत है, ये आपका स्टेटमेंट है तो खेदजनक है, भारतीय जनता पार्टी का है, तो उसको हम समझने नहीं देते। ये वो लोग हैं जो कपड़ों से लोगों को पहचानने की नसीहत देने वाले लोग हैं, और आज जब उनके कपड़े में छुपे हुए पहन करके जो पाप करते हैं उसके बारे में जब व्याख्या की जाती है तो आग लग जाती पूरे उस समुदाय को जो उनके धंधों में लिप्त है, जो भगवे को कहीं ना कहीं अपमानित करना, भगवा पहन करके भी पाप करने की जो चेष्टा रखते हैं, वो आज कहीं ना कहीं भगवे के साथ अन्याय कर रहे हैं, भगवे का अपमान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं क्या भगवा पहन लेने से कोई अगर कालनेम भी एक राक्षस रहा है जो राम राम कहने के बाद, और क्या उसको हम संत मान लेंगे? तो ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहना है, उनका कहना बस इतना है कि भगवा पहन करके जो रावण राज चला रहे हैं उनको कहीं ना कहीं भगवे के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, भगवा की पवित्रता को कहीं ना कहीं दूषित कर रहे हैं। उनको उजागर होना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं भगवा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि वो भगवा पहनने के गुण नहीं कर रहे हैं, भगवा पहनने के कार्य नहीं कर रहे हैं। मगर ये क्यों हो सकता है? जब एक दलित व्यक्ति आक्षेप लगाएगा तो दलित व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए पूरा जो संघ एसोसिएशन है वो पूरा एक्टिव हो गया। जितने मनुवादी थे वो कहीं ना कहीं इधर उधर को बयान देना चालू कर दिए। ये मनुवादी सोच एक दलित की, एक चिंतक की बात को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ करके दफन करने की प्रयास करने लगी है। ये उसका जो सार है उसको समझने की कोशिश, यही तो चलता आया है। एक दलित व्यक्ति को लगातार दबाने की कोशिश करी जा रही है, चाहे वो मीडिया का एक वर्ग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे संघ के लोग हो, जो मनवादी सोच को आगे बढ़ाने वाले, साम्राज्यवादी सोच को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। एक दलित व्यक्ति ने जब बताया कि भगवा पहन करके कोई भगवे को अपमानित कर रहा है, उनको भगवा पहनने का कोई अधिकार नहीं है, तो उसको गलत परिपेक्ष में ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों को टारगेट कर रही है, उनको हिंदू विरोधी बताने का प्रयास कर रही है, जबकि हिंदू विरोधी काम वो लगातार कर रहे हैं। न केवल हिंदू विरोधी काम, वो सत्ता विरोधी काम कर रहे हैं, वो शासक विरोधी काम कर रहे हैं। अगर शासन सत्ता चलाना है तो हमारे जो मुनियों और गुरुओं की जो परंपरा रही है देश में उसको अपनाइए, ना कि जो तानाशाही आपकी सोच है उसको रोकने का प्रयास करिए। तो जानिए, समझिए उस दलित व्यक्ति ने जो देश के एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसने क्या कहा है आपके बारे में, उसको समझने की कोशिश करिए। बरगलाने के लिए देश का बरगलाने का प्रयास मत करिए। ठीक है मोहित जी, आपकी बात का जवाब हम लेंगे रत्नेश जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे विजय जी, खड़गे जी का बयान आया, उस पर मोहित जी ने क्या कहा आपने सुना, क्या कहना है आपको? क्योंकि विपक्ष लगातार भगवा रंग को ही टारगेट कर रहा है, चाहे सपा के तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से, क्या कहना है इसके बारे में आपको? देखिए, इस तरह की सतही बातें होती रहती हैं चुनावी राजनीति में, और डेमोक्रेसी में तो ये सब चीजें बहुत आम है। लोगों के ऊपर हमला, कोई कांग्रेस के नेताओं पे हमला करेगा, कोई भाजपा के नेताओं पे हमला करेगा, कोई सपा के नेताओं पे हमला करेगा, तो ये तो बहुत रूटीन बात है। ऐसे बयानों का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है। लेकिन मैं खाली संदर्भ के लिए बता दूं कि भारत में अंग्रेजों से पहली लड़ाई सन्यासियों ने ही लड़ी थी। अगर रजवाड़ों को छोड़ दें, रजवाड़ों को आप छोड़ दें कि राजाओं और जो उनके बीच युद्ध हुए उसको छोड़ दें, तो सामाजिक तौर पे सन्यासी विद्रोह इस देश का पहला विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ, जो 1763 से 1800 और उसके बाद तक चलता रहा है। अब जिन लोगों को आजादी के आंदोलनों की जानकारी नहीं है वो कुछ भी बोलेंगे, और जिन्हें लगता है कि सिर्फ वही सब कुछ करते हैं तो उनके लिए भी बड़ी छोटी बात होगी। मुझे लगता है कि शायद खड़गे जी बहुत विद्वान और समझदार व्यक्ति हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छी पृष्ठभूमि से आते हैं,
उनका परिवार भी सफर रहा है एक दौर में जब लूट मार और हत्याएं हो रही थी। फिर भी उन्होंने सन्यासी आंदोलन को भूलकर आज के सन्यासियों पे अटैक किया है। क्योंकि अगर कोई सन्यासी, देखिए योगी जी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो है नहीं, आखिर ये खाली भगवा वस्त्र पे टिप्पणी करने का तो कोई मतलब मेरे समझ में नहीं आता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप होता, शासन में कोई गलत बात करने की बात होती तो भी ठीक है, आरोप लगाते वो। लेकिन अगर कोई कह रहा है बटोगे तो कटोगे, यानी पूरा देश एक रहे। हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे, हिंदी में एक चैप्टर हुआ करता था कि किसान अपने बेटे को एक लकड़ी देता है तोड़ देता है, 5 लकड़ियों को गट्ठर देता है नहीं तोड़ पाता है। तो हम लोगों तो बचपन से पढ़ाया जाता था कि एकजुट रहने की कोशिश करनी चाहिए, तो इसको एक खास संदर्भ में ही वो क्यों देखते हैं। और योगी जी ने जो बयान दिया था वो तो बांग्लादेश के संदर्भ में उन्होंने बयान दिया था, बाद में उस बयान को राजनीतिक तौर पे लोगों ने आगे बढ़ा दिया। और कांग्रेस भी इस तरह के बयान देती है लोगों को अपने साथ रखने की। आप देखिए, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, संविधान का मुद्दा हो, तमाम ऐसे विषय हैं जो उठाते हैं जिनमें सत्यता हो ना हो, लेकिन वो मुद्दे उठाए जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि सन्यासी आंदोलन की जानकारी लोग कर लें, जिनको राजनीति में है और आजादी के आंदोलन से भी जो लोग जुड़े हैं उन्हें पता हो। स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस का मंच शेयर करते थे, आर्य समाज के सन्यासी थे आजादी के आंदोलन में, तो बहुत बहुत जबरदस्त उनका योगदान रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। विजय जी, अब हम चाहेंगे भाजपा नेता रत्नेश जी से सवाल जानना चाहेंगे। रत्नेश जी, आखिर विपक्ष को भगवा रंग से इतनी आपत्ति क्यों है? अर्चना जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार जी। देखिए अर्चना जी, हम तो प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, और चूंकि मेरा जन्मस्थल भी अयोध्या है, इसलिए मैं प्रभु श्री राम से ही शुरू करूंगा। बाली का जब वध हो गया तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु मैं संन्यास लेना चाहता हूँ जी। तो प्रभु श्री राम ने उनको बताया कि एक सन्यासी या योगी से अच्छा शासक कौन हो सकता है, जिसे ना सत्ता और सिंहासन का लोभ हो, वही सच्चा न्याय कर सकता है। जिसे निजी विलास और काम में आसक्ति नहीं होगी, वही एक योगी की भांति दिन रात जनता के सेवक के तौर पे काम करेगा। ये तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम कह गए, अब उनसे बड़े तो मल्लिकार्जुन खड़गे है नहीं, ना कभी वो हो पाएंगे। उनकी तो चरणों की धूल का भी 0.01% भी मल्लिकार्जुन खड़गे मेरी दृष्टि में नहीं है। और रही बात यह कि भगवा पे टिप्पणी, तो अरे भैया कांग्रेस वाले भगवा को कितना कोसोगे भाई। सूर्यदेव भी उदय होते और अस्त होते हुए दोनों स्थितियों में भगवा होते हैं, तो क्या आप कांग्रेसी चद्दर तान के बैठ जाएंगे? सूर्यदेव से रोशनी नहीं लोगे भैया, क्योंकि वो भगवा हैं। और ये तो कांग्रेसियों की चाल रही है, सनातन और भगवा संस्कृति पर लगातार टिप्पणियां करना। अभी इनके एक नेता है बाबू जंडेल मध्य प्रदेश के, वो भगवान शिव को लेकर अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। यही कांग्रेसी साधुओं को भगवा आतंकवादी बोलते हैं। यही कांग्रेस राम मंदिर का विरोध करती है कोर्ट में, और अभी कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि कहां भैया हम विरोध कर रहे हैं। अरे अब इससे ज्यादा खुलकर क्या विरोध करोगे भाई? अभी कुछ बचा है? कोई और स्तर गिरने का बचा हुआ है क्या? और अभी जब मोहित दीक्षित जी कह रहे थे कि इन्होंने मनु महाराज पे टिप्पणी की, तो या तो मोहित दीक्षित जी ये कह रहे हैं कि वो यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराते, वो वैदिक संस्कृति के अनुसार, वेद शास्त्रीय संस्कृति के अनुसार पूजा पाठ नहीं करते, या तो ये कह रहे हैं, या तो फिर ये राजनीतिक रूप से केवल बैठकर यहां कुछ और बोल रहे हैं जबकि इनका जीवन कुछ और होता है। क्योंकि भैया अगर आप मनु का विरोध करते, हो सकता है आपका वैचारिक विरोध मनु से हो, लेकिन फिर क्या आप ये स्वीकार करेंगे कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान पे मनु की तस्वीर छापी, और आज भी उनका कोटेशन है कि मनु इस विश्व के सबसे बड़े संविधान शास्त्री हैं। हो सकता है कि उनका विधान इस समय या इन परिस्थितियों में ना रहा हो। क्या आपने मनु को पढ़ा है? नहीं पढ़ा, फिर भी आएंगे बस मनु मनु मनु, आएंगे बस वही अब्बा डब्बा जब्बा अब्बा गब्बा करने लगेंगे। अरे भाई पढ़ लिख के आया करो। और एक चीज मैं तो इतना कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी वालों, इसी भगवा रंग को धारण करके हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। और रामायण की एक चौपाई है अर्चना जी, शंकर सहज विष्णु अज तो ही सकई न राखी राम कर दोही। भैया राम के द्रोहियों को तो भगवान शिव और विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं दे सकते आश्रय। मुझे तो ये डर है इन कांग्रेसियों को कौन आश्रय देगा, इन कांग्रेसियों को परलोक में क्या होगा, क्योंकि ये तो इतना श्री राम से विद्रोह कर चुके हैं, उनसे इतना द्रोह कर चुके हैं कि लोग की स्थिति पता नहीं क्या होने वाली है। और वो भी ब्राह्मण बैठकर प्रभु श्री राम और भगवा पर टिप्पणी करने वाले लोगों को, अरे आपकी तो जिम्मेदारी बनती है
कि अगर आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रकार आपके धर्म पर अभद्र टिप्पणी करे तो उसको समझाइए। या तो आप अपनी अस्मिता बेच खा रहे हैं या तो आप अपना ईमान बेच खा रहे हैं। मैं कहता हूं कोई भी किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्लाम पर एक ऐसी टिप्पणी करके दिखाए, अगर उसी पार्टी के नेता उसकी हिट से हिट ना बजाते तो कहिए हम हिंदू सहिष्णु हैं, इसलिए हमारे ऊपर ऐसी टिप्पणियां होती हैं। और हमारे पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी पे बात कर रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा तीर छोड़ दिया है जो इंडिया गठबंधन सभा और कांग्रेस को पता नहीं कहां कहां छलनी करेगा, वो समझ नहीं पाएंगे। अभी एक योगी को समझ पाने की क्षमता अखिलेश और राहुल जैसे हर परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों के अंदर आई नहीं। मैं तो अखिलेश और राहुल को फेल विद्यार्थी मानता हूं भाई। 2014 हार गए, 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए, 24 में थोड़ा सा छींटा मार दिया प्रदेश और देश की जनता ने। यही राहुल गांधी की स्थिति है। और ये टिप्पणी किस पे करवा रहा है? उस व्यक्ति में जो ऑलराउंड टॉपर है। 14 भी जीत लिया, 17 भी जीत लिया, 19 भी जीत लिया, 22 भी जीत लिया, 24 में भी जीत के सरकार बना ली। प्रदेश और देश की जनता मूर्ख नहीं, वो देखती है। ऐसी टिप्पणियां आराध्यों पर करेंगे हिंदुओं के तो इस बार शून्य बटा सन्नाटा और घुमा घुमा के चाटा वाली स्थिति में खड़ा कर देगी आपको। संभल जाइए, राम से विद्रोह मत करिए, नरेंद्र मोदी का विरोध करिए, योगी आदित्यनाथ का विरोध करिए, रत्नेश मिश्रा का विरोध करिए, भाजपाइयों का विरोध करिए, डंके की चोट पे करिए। अरे भाई हमारे आराध्य, हमारे पूर्वजों और हमारे धार्मिक सिद्धांतों का विरोध करने की क्या आवश्यकता है आपको? हरे रंग पे कोई टिप्पणी करके दिखाए माँ ने दूध पिलाया है तो मैं तो कहता हूं हर एक आतंकवादी अल्लाह अकबर बोल के आतंकवादी हमलों को अंजाम देता है। हाय मल्लिकार्जुन खड़गे में हैसियत की बोलेंगे कि हर अल्लाह अकबर बोलने वाला आतंकवादी क्यों होता है? अल्लाह अकबर बोलकर बांग्लादेश में हिंदुओं को काटने वालों को हाय मल्लिकार्जुन खड़गे में हिम्मत के आतंकवादी बोलेंगे। अल्लाह अकबर बोलकर जर्मनी के कैफे में हजारों लोगों को गोलियां मारने वाले आतंकी को क्या बोलेंगे कि अल्लाह अकबर बोलने वाला आतंकी है? अल्लाह अकबर बोलकर क्या कहते हैं अमेरिका में हमला करने वाले आतंकी को बोलेंगे कि अल्लाह अकबर बोलने वाले आतंकी हैं? ऐसे दोगलेपन और दोगले लोगों को प्रदेश की और देश की जनता हर चुनाव में हरा के बता रही है कि आप अभी भी समझ जाइए। लेकिन ये लोग जमाते इस्लामी, हिजबुल्लाह और हमास के एजेंट बन चुके हैं। ठीक है रतेश जी, मोहित जी से सवाल जानना चाहेंगे। मोहित जी, खड़गे जी ने कहा कि अगर राजनीति करनी है तो भगवा छोड़ के सफेद या काले रंग का कपड़े अरे भाई मल्लिकार्जुन खड़गे हमको बताएंगे अर्चना जी क्या पहनना है? नहीं मैं भगवा पहन के आया हूँ, नहीं मैं तो कह रहा हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे को नंगे घूमना चाहिए। मोहित जी बताइए, क्या कांग्रेस अब ड्रेस कोड तय करेगी राजनीति का, कैसा होना चाहिए? ये इनका सामंतवादी जो मिजाज है कांग्रेस ठीक है रतेश जी, मोहित जी को जवाब देने दीजिए। जी मोहित जी बताइए, एक पार्टी के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं खड़गे जी, उनका कहना क्या वो ड्रेस कोड लाएंगे राजनीति के लिए? देखिए अर्चना जी, लगातार अभी पिछले 5-10 दिनों से जाहिलता भरी बातों को हमने सुना। केवल आरोप 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 लगा करके अपनी जो नाकामी है उसको। अरे भाई राम मंदिर का विरोध किया, सनातन का विरोध नहीं था। रतेश जी, नहीं मैं भी पूछा कपिल सिब्बल, अरे सुनिए तो मैडम, कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता, कांग्रेस से एमपी, कांग्रेस की सरकार में मंत्री, और वो राम मंदिर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे। ये क्या था? आप कहते हैं कि राम मंदिर एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप इसका एक ले जाके हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में देते हैं। आप हिंदू साधुओं को भगवान आतंकवादी बोलते हैं। नहीं ये गोल गोल बातें नहीं, मतलब इतने करने का प्लान है भैया? नहीं क्या योगी जी का बड़ा प्लान है क्या? जी को अपनी बात का जवाब देने नहीं बात ऐसे कैसे सुन लूंगा? मोहित जी को अपनी बात का जवाब देने दीजिए। नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का निजी बयान कैसे हो सकता है? और मल्लिकार्जुन खड़गे कौन हो गए? वो हिंदू धर्म गुरु है, वो संत है, या उन्होंने हिंदू धर्म पे क्या कोई पीएचडी कर रखी है? मोहित जी, खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप समझ रहे हैं? नहीं तो 1998 से 22 तक राहुल सोनिया ही चल रहा था। जी मोहित जी जवाब दीजिए। पहले इसको बंद कर दीजिए। जी रतेश जी, आपके टाइम पे किसी ने नहीं बोला था। नहीं मैडम, मैं राम से विरोध करने
वालों को नहीं बोलने दूंगा। राकेश जी, मैं मेरे धर्म पर टिप्पणी करने वाले धर्मद्रोहियों और क्या कहते हैं कुकर्मियों को नहीं बोलने दूंगा। सबको जवाब देने का नहीं, टाइम मेरी दृष्टि में राम और भगवा का विरोध करने वाला राक्षस के समान है। मेरी दृष्टि में राम और भगवा का विरोध करने वाला राक्षस के समान है और मेरा शत्रु है वो। राकेश जी अपनी भाषा पे नहीं, भाषा कौन सी? अरे भाई, रावण भी राक्षस था, उसने राम का विरोध किया। ठीक है, मोहित तो राम का विरोध तो भाई राक्षस ही करता है। अब मैं किसी का नाम थोड़ी ना ले रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं राम का विरोध करने वाला मेरी दृष्टि में राक्षस है। अब जो विरोध करता होगा वो जान ले। हमारे साथ सपा प्रवक्ता चंचल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। चंचल जी, ये जानना चाहेंगे, खरगे जी का एक बयान आया कि भगवा रंग राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने भी भगवा रंग को लेकर आपत्ति जताई थी। देखिए, सच बात तो ये है जी कि कोई भी व्यक्ति जो सत्ता में बैठे जी, वो संविधान पद की शपथ लेके बैठता है, ठीक है, और उस संविधान की कस्में पढ़ के संविधान की शपथ लेकर के सत्ता में काम करने का काम करता है। लेकिन आज सवाल ये है कि आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, क्या उनका विश्वास संविधान में है? क्या वो संविधान को पूरी तरीके से मानते हैं? वो आए दिन जो है केवल और केवल ध्रुवीकरण की और बांटो और राज करो की नीति पे हमेशा बयान देते हैं। मैं तो बड़ी ईमानदारी से, हम समाजवादी लोग बड़ी ईमानदारी से एक बात करते हैं, आओ हिम्मत है तो विकास पे बात करो, और हम लोग चर्चा करें भ्रष्टाचार के ऊपर, आओ महंगाई के ऊपर चर्चा करें, आज हमारा नौजवान कितना बेरोजगार उस पर चर्चा करें। आज आपने देखा होगा टॉप ट्रेंडिंग रहा है मैडम यूपीएससी का, हमारे नौजवान भाइयों ने, नौजवान साथियों ने जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, आपने देखा होगा पूरे इलाहाबाद की सड़कें जाम कर दी गई, और ये आबताई सरकार उन नौजवानों के साथ जो है बट बूट बेल्ट से जो उनको रौदना चाहती है। लेकिन आप याद रखो कि आने वाले समय में जो है आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है लोगों को जो है अपने बट बूट बेल्ट के हथियार पर उनके अपने शासन सत्ता के उनके अधिकारों को रौदना चाहती है, तो ये लोकतंत्र है मैडम, ये संविधान से देश चलता है, ना कि किसी, सुनिए मैडम, ना कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ से चलता है, ना कि किसी व्यवस्था से चलता है, बस केवल और केवल संविधान को मानने वाले हम लोग हैं। हम लोग विकास की बात करने वाले लोग हैं। मैं तो कहता हूं अगर मुख्यमंत्री जी अपनी रैलियों में इस बात का जिक्र करें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, तो हम कम से कम उस परसेंटेज में उत्तर प्रदेश में रोजगार दें। कम से कम इस बात पे करें कि 100 दिन के अंदर काला धन की बात कही गई थी, वो काला धन आज दुनिया में स्विस बैंकों में 8 से 10 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा था गंगा साफ हो जाएगी, इसी उत्तर प्रदेश में आप देख लोगे समाजवादियों ने गोमती रिवर फ्रंट बनाया टॉप क्लास का, पूरे हिंदुस्तान का सबसे हाईटेक रिवर फ्रंट है, आपने देखा होगा। और मुख्यमंत्री जी भी जाते हैं तो एक बार समाजवादी पार्टी का जिंदाबाद मन उनके मन के अंदर आता होगा। आप भी जाती होंगी, आपको अच्छा लगता होगा। हमारे दीक्षित जी, हमारे रत्नेश भाई भी जाते होंगे, अच्छा लगता होगा। जनस्थल मिश्रा पार्क जाते होंगे, अच्छा लगता होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बताओ गंगा सफाई का क्या किया आपने? और मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, आप आदर्श गांव बना रहे थे, एक भी सांसद का नाम बता दो जो आपने आदर्श गांव बनाया हो। आप मुझे बता दो, एक भी शहर का नाम बता दो स्मार्ट शहर बनाया हो। मैं भी गोरखपुर से आ रहा हूं मैडम, इतना बुरा हालात है, ये झांसेबाज जुमलेबाज क्या बात करेंगे, रोडें चौड़ी नहीं कर पा रहे हैं। मैं मोहद्दीपुर से लेके मैं बताऊं 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय हो रही है। वहां पे लोग इतने परेशान हैं, इतनी परेशानियां हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। रोडों पे जो है कूड़ों का अंबार पड़ा हुआ है, नाले नालियां वैसे पड़ी हुई हैं। आप बताओ, तुम्हारा नगर निगम वहां पे है, तुम्हारा डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन है, आप सांसद वहीं से कितने वर्षों से रहे हो, केवल जुमलेबाजी झांसेबाजी के लिए रहे हो आप। मैं पूछना चाहता हूं, एक बात बताओ, जो भी आप चर्चा में जनता के बीच में आपका के आते थे, आप कहते थे भाइयों बहनों 35 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, भाइयों बहनों शिक्षा सस्ती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप बता दो, शिक्षा 4-4, 5-5 गुना महंगी हो गई है। हमारे रत्नेश भाई परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे हो रही है, इतनी शिक्षा महंगी कर दी सरकार ने, 27,000 स्कूल बंद कर रहे हो। आप मुझे बता दो, क्या वो गरीब परिवार के बच्चे उसमें नहीं पढ़ते हैं? आप मुझे बता दो कि इसी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा परिवार नहीं है और कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे प्राइमरी स्कूल, मैं अपने ग्राम पंचायत का प्राइमरी स्कूल, ग्राम पंचायत नयापुरा, चांदपुर, आजमगढ़ का आप नोट कर लीजिए। मेरे पिताजी ने जमीन कम पड़ रही थी, गांव के लोगों से पंचायत करके लोगों की जमीन लेकर के उस स्कूल बनाने का काम किया, और ये आबताई सरकार बेचना चाहते हैं। ये बताओ क्यों बेचना चाहते हो? आप मुझे बताओ ना कि आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा के जो है शिक्षा के मंदिरों पर ताला लगाना चाहते हो आप?
आपकी क्या मंशा है? आप क्यों लोगों को निरक्षर रखना चाहते हो? क्योंकि लोग जानते हैं कि सवाल खड़ा होगा, लोग सवाल पूछेंगे, बताओ योगी जी, मोदी जी रोजगार का क्या हुआ? बताओ मोदी योगी जी, आपने 100 दिन में काला धन लाए थे, 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान देने का झांसा दिया था, आपने कहा था 2022 तक जो है किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आज किसानों की लागत दुगनी होगी। मैडम चर्चा करो उसके, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, हम इन बातों को लेके जा रहे हैं। आप बताओ, प्रधानमंत्री जी का बयान आता है, भाइयों बहनों कपड़े देख करके मैं पहचान लेता हूं कौन क्या है। आप बताओ, प्रधानमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति कपड़े। ठीक है चंचल जी, आपने जो भी बातें कही राजनीति से संबंधित थी और वो बातें होनी चाहिए। रतेश जी आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। पहले चंचल जी से हमें सवाल करना है। चंचल जी, आपने जो बातें की राजनीति से संबंधित बातें थी, लेकिन सवाल ये कि कभी अखिलेश यादव और अब खरगे भगवा रंग के विपक्ष में क्यों जा रहे हैं? भगवा रंग को क्यों टारगेट किया जा रहा है? रंग से क्या लेना देना राजनीति का? इसका जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए त्याग का प्रतीक है, लेकिन आज सवाल है क्या मुख्यमंत्री क्या त्याग कर रहे हैं? बताओ, क्या उन्होंने मठ छोड़ दिया? क्या उन्होंने सत्ता में हमके दो चीजें आप लेके बैठे हो? एक तरफ बीजेपी का दो मुहा डबल माउथ स्नैक वाला इनका कहानियां। आप सोचिए, एक तरफ डबल स्टैंडर्ड इनका है, एक तरफ आप वहां मठ के महंत हैं, दूसरी तरफ मठाधीश मतलब मठ के आप मठाधीश हैं मतलब महंत हैं, दूसरी तरफ वही आप सीएम हैं। तो दोनों चीजें हैं। ये लोग कई बार आम जनता का सवाल है ये, क्योंकि जब आम जनता बोलती है ना मैडम अर्चना जी, तो ये जब आम जनता बोलती है तो नेताओं के मुंह पे, नेताओं के जुबान पे सवाल आते हैं, लोग पूछते हैं। लेकिन आज सवाल ये है कि आप मुझे एक बात बताओ कि सैफ्रॉन रंग जो है, केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है। आप बताओ क्या त्याग कर रहे हो आप? यही बताइए। एक सवाल सुन लीजिए मैडम, मैं तो कई बार बोल चुका हूं चैनल पे, हमारे विजय सर काफी वरिष्ठ हैं। मुख्यमंत्री का सजातीय व्यक्ति बीजेपी के सत्तारूढ़ दल के विधायक को पब्लिक प्लेस लतियाता है, ध्यान रखिएगा, और दौड़ा दौड़ा के पीटता है। वो बेचारा विधायक, पिछड़े समाज का पीढ़ी का विधायक, बेचारा अपनी एफआईआर 10 दिन तक नहीं लिखा पाया। क्या त्याग करोगे आप? आप कहते हो बटेंगे तो कटेंगे, अरे पहले उसको तो जोड़ लो, अपने विधायक को तो जोड़ लो जो पिछड़े समाज से आता है। क्या बात करोगे आप? आप मुझे बताओ, बेचारा अपना एफआईआर न लिखा पाए तो जनता का प्रतिनिधित्व कैसे करेगा? वो क्या त्याग कर रहे हो आप? अगर वो आप सोचो, वो अवधेश सिंह रत्नेश भाई बड़े हमारे अच्छे व्यक्ति हैं, रत्नेश सिंह का इन लोगों ने सम्मान समारोह कराया। देखो देखो कौन आया, शेर आया 3 दिन बाद उसी लखीमपुर खीरी में। सुनिएगा, लखीमपुर खीरी में। दूसरा आपने जो सवाल किया सैफ्रॉन रंग की बात करें, मैंने कहा आपने देखा होगा हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी एक हिंदुस्तान का बहुत भव्य मंदिर बना रहे हैं, और आपने देखा होगा। लेकिन हम लोग कभी धर्म का प्रचार राजनीति के रूप में नहीं करते हैं। धर्म हमारा पर्सनल विषय है, हमारा आस्था का विषय है, उसका हम बाजारीकरण नहीं करते। लेकिन भाजपाई क्या करते हैं? आप बताओ भाइयों बहनों, क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पर आपका एक वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जय बजरंगबली, जय अली। अरे क्या है? अरे मोदी जी आओ ना, आओ विकास की बात करो। बताओ जो तुमने गोद लिया था उस गोद का क्या हुआ? जो गांव गोद लिया था आपने जयपुर का, आप बताओ। योगी जी आपने जो गांव गोद लिया था उसका क्या हुआ? आप बताओ। राजनाथ सिंह जी आपने जो गांव गोद लिया था उसका क्या हुआ? आप बता दो। एक भी स्मार्ट शहर आपने बनाए हो? 17 स्मार्ट शहर आपने उत्तर प्रदेश में बनाए, कौन सा स्मार्ट शहर मुझे बता दो आप। ठीक है, हम वरिष्ठ पत्रकार जी से जानना चाहेंगे। विजय जी, रत्नेश जी आपके पास आएंगे। पहले हम रत्नेश जी आप देंगे सवालों के जवाब, सबके सवालों के। हम विजय जी से जानना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है विजय जी। चंचल जी ने कहा कि केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, मुख्यमंत्री ने क्या त्याग दिया? क्या कहना है इसके बारे में? क्या राजनीति में अब ड्रेस कोड होगा? नहीं, देखिए राजनीति में कोई ड्रेस कोड नहीं है जी। और बहुत से लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, कुछ लोग सफेद कुर्ता पजामा पहनते हैं, कुछ लोग टी शर्ट और पैंट पहन के राजनीति करते हैं, कुछ लोग अचकन और चूड़ीदार पजामा पहनते हैं, कुछ लोग लंबी दाढ़ी रखते हैं, मूछें बनवा देते हैं, सिर पे टोपी रख लेते हैं। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं। दिक्कत सिर्फ भगवा रंग से नहीं, मेरा कहना देखिए अपोजिशन कुछ तो करेगा ना। देखिए उनको बोलना है, जब आपका विरोध बढ़ता है इसका मतलब आप हराने में आपको दिक्कत हो रही है। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी और कांग्रेस भी उसमें सहभागी हो गई, अखिलेश के वोट थे। इसीलिए विधानसभा उपचुनाव में देखिए कांग्रेस नहीं लड़ रही है, जबकि उनको लड़ना चाहिए था। जो सीटें इनके तालमेल में अखिलेश जी ने दिया था वहां लड़ना चाहिए था। लेकिन जो ड्रेस को लेकर किसी की पर्सनालिटी, एक तरफ तो आप कहेंगे चॉइस मत बताइए, खाने में कौन क्या खाएगा, पहनेगा कौन क्या, फिर अचानक आप खुद ही चॉइस देखने लगते हैं कि नहीं नहीं, ये तो ये कपड़ा पहना है, ये तो ये चीज खा रहा है। तो एक तरफ ये बड़ा विरोधाभासी मामला है।
एक तरफ तो आप इशू बनाते हैं कि कपड़े पहनने और खाने की भैया आजादी है, दूसरी तरफ आप कपड़े का ड्रेस कोड बनाने की कोशिश करते हैं, तो दोनों चीज कैसे हो सकती है? लेकिन भारतीय राजनीति ऐसे ही दौर से गुजर रही है और इसमें चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, हर जगह इस तरह के विरोधाभास दिखाई दे रहे हैं। ठीक है मोहित जी, सवाल जानना चाहेंगे कि कटोगे तो बटोगे, मुख्यमंत्री का बयान आया, ठीक है, इससे विपक्ष को बहुत दिक्कत हो रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, और इसी बयान को लेकर विपक्ष की तरफ से भी रोज नए नए बयान आ रहे हैं। लेकिन इसी देश में कोई अपने मन की बराबर बोल देता है, कोई कहता है हमें 5 मिनट की छूट दे दो, कोई ये कह सकता है कि हम दिल्ली पे हम कूच करेंगे और हम ऐसा करेंगे कि आपके अंदर की रूह कांप जाएगी। ये दूसरे दलों के लोग बयान दे सकते हैं, लेकिन अगर भाजपा की तरफ से एक बयान आया कटोगे तो बटोगे, तो वो विपक्ष को इतनी ज्यादा उससे तीखी मिर्ची लगी। क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, ये अगर विपक्ष की बात नहीं है जी, हिंदुस्तान के लोगों ने स्वीकार नहीं किया इस मुद्दे को लगातार लेकर के बात कर रहे हैं कि अगर हम भगवा की बात कर रहे हैं या कलर की बात कर रहे हैं, रंगों से किसी को कोई परहेज नहीं। यदि कोई व्यक्ति हमारा जब सनातन का सबसे पवित्र वस्त्र पहनता है गेरुआ, तो कम से कम पूरी बात आ जाती है, उसको उसका अनुसरण अनुपालन का नियम भी मालूम होना चाहिए। उसके लिए व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं होना चाहिए, उसके लिए सबसे प्रमुख लोगों का हित होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए, ना कि जिस तरीके से आज नौकरी पाने के लिए लोग बैठे हुए हैं सालों से, जिस तरीके से आरक्षण का लगातार कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय हुआ, इसके बाद न्यायालयों ने आदेश दिए, जिस तरीके से कानून व्यवस्था राम राज की तरह चलने की, अगर आप भगवान का अपमान नहीं कर रहे तो, लेकिन आपने तो पूरी कानून व्यवस्था को लंगड़ा बना दिया। आज नहीं मालूम तो किसके साथ क्या हो जाएगा, किस अन्याय हो जाएगा। केवल और केवल सजाती लोगों को, जो एक मनुष्य की कटौती होती है, कोई सनातन या मत के पठानी की कटौती नहीं होती, उसके लिए कोई जात धर्म से ऊपर उसका सोचना पड़ता है। लेकिन आज एक जात विशेष के लोगों का लगातार बोलबाला है, लगातार उनकी माफिया जारी है, चाहे बड़े बड़े पदों पर ले जाए, उनके क्रियाकलापों से कहीं न कहीं लगता है कि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, जो इस तरीके की क्रियाविधि करते। तो आज प्रश्न उस चीज पर उठता है कि जब आप भगवा धारण करते हैं तो कहीं न कहीं आप उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। अगर उसको पहन करके आप आज सत्ता चला रहे हैं, कहीं न कहीं सत्ता का भी वही उद्देश्य होता है जो भगवा का उद्देश्य होता है। ठीक है मोहित जी, लेकिन क्या लगता है कि खड़गे जी ने जो बयान दिया, मोहित जी एक मिनट, क्या लगता है खड़गे ने जो बयान दिया है, ये खड़गे जी को ये नहीं समझना चाहिए था कि इससे एक जो संत समाज है वो गुस्से में आ सकता है? ये तो संत समाज को प्रश्न उठाना चाहिए कि उनके कपड़े पहन करके कोई नाजायज काम क्यों कर रहा है, उनके कपड़े पहन करके कोई व्यक्ति में भेद क्यों कर रहा है, उनके कपड़े पहन करके कोई अन्याय के शासन क्यों चला रहा है, उनके कपड़े पहन करके किसी को भी अधिकार दे दिया जाए के साथ अन्याय करने लग गया। तो ये संत समाज को बोलना चाहिए था। आज उन्हीं संत समाज की भाषा को कहीं न कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला कि आप भगवा पहन करके भगवा का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, भगवा पहनने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि आप भगवा के जो काट है, क्रियाकलाप है जो हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं, उसका अनुपालन नहीं कर रहे। केवल बात को घुमाने के लिए, अपनी नाकामियों को घुमाने के लिए भगवे के पीछे और सनातन के पीछे झुकने की परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की, वही करती आ रही है। क्योंकि वो खुद हारे बैठे हैं अयोध्या, हारे बैठे हर जो हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं। तो आज वो बताएंगे। ठीक है मोहित जी, आपकी बात का जवाब हम स्वीकारता जन में होती जा रही है जी। केवल और केवल राम के बड़े बड़े दोहे और देने से कोई साधु बन जाता। ठीक है मोहित जी, आपकी बात का जवाब लेना चाहेंगे हम रत्नेश जी से। ठीक है मोहित जी, आपकी बात का जवाब लेना चाहेंगे रत्नेश जी से। रत्नेश जी, विपक्ष को भगवा से कोई परेशानी नहीं है, विपक्ष को योगी के भगवा से परेशानी है, क्या कहना है इसके बारे में?
देखिए अभी हमारे सपा के, अरे भैया आप शांत हो जाओ दीक्षित जी। ठीक है मोहित जी, आपकी बात का जवाब दे रहे रत्नेश जी। जी रत्नेश जी बताइए। अभी हमारे सपा के साथी ने कहा कि जो व्यक्ति सत्ता में बैठता है वो संविधान की शपथ लेकर बैठता है और देश संविधान से चलता है। ठीक है। जिस समुदाय से आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से, इनसे जुड़ा हुआ जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको हमारी सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया। इनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस की सरकार ने उसको संवैधानिक दर्जा तक नहीं दिया। और ये बात करते हैं संविधान संशोधन की। भाई सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों का भी तो इस देश में कोई संवैधानिक अधिकार बनता, उनको हमने ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण देकर मजबूत किया। ये कहते हैं देश संविधान से चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। लेकिन ये भाई साहब उस पर अभी ताता धिलना करने लगेंगे, कहेंगे ना 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 ऐसा नहीं। इन्होंने योगी जी और प्रधानमंत्री जी पे कहा कि नहीं भाई राम का नाम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई? अरे अनुच्छेद 25 केवल समाजवादियों के लिए लागू होता है क्या? भारतीय संविधान को जो कहता है एवरी पर्सन हैव टू फ्रीडम ऑफ कंसर्न, हैव राइट टू प्रोपोगेट प्रैक्टिस एंड ऑल दीज टू एवरी पीपल। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म का प्रचार करने, उसको मानने और उसका आचरण करने की स्वतंत्रता होगी। क्या योगी जी को और मोदी जी को और हमको वो अधिकार प्राप्त नहीं होते? ये कहाँ की बात हो गई भाई? ये तो दोहरा रवैया है कि जब संविधान इनके पक्ष में है तो संविधान संविधान है, और जब संविधान हमारे पक्ष में है तो नहीं, आप संविधान के विरोधी। एक चीज और, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने लोहिया जी और जनेश्वर मिश्र जी की बात की। लोहिया जी को मैंने एज ए पॉलिटिकल साइंस का छात्र पढ़ा है और उनकी थॉट से मैंने एक चीज देखी। वो कहते थे कि कभी भी किसी राजनीतिक दल को परिवारवाद के पीछे नहीं भागना चाहिए। समाजवादी पार्टी तथाकथित लोहिया जी के शिष्य क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी सांसद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा सांसद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा विधायक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दादा का नाती सांसद है और एक दादा का नाती अभी समाजवादी पार्टी से कराल से प्रत्याशी। और ये हमारे ऊपर टिप्पणी करते हैं। और हम किसको बनाते हैं? यादव के नाम पे केवल अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का परिवार नहीं होता। यादव के नाम पे केवल लालू प्रसाद यादव का परिवार नहीं होता। अरे भैया यादव के नाम पे मोहन यादव भी होते हैं, भूपेंद्र यादव भी होते हैं। ओबीसी के नाम पे केवल अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव, तेज प्रताप यादव, आदित्य यादव यही नहीं होते हैं। केवल तेजस्वी और तेज प्रताप ही नहीं होते हैं। ओबीसी के नाम पे केशव प्रसाद मौर्य भी होते हैं। ओबीसी के नाम पे ओम प्रकाश राजभर भी होते हैं। ओबीसी के नाम पर संजय निषाद भी होते हैं। ओबीसी के नाम पर धर्मराज निषाद भी होते हैं। ओबीसी के नाम पे अन्य लोग भी होते हैं। हमारा देखिए ओबीसी मंत्री सबसे ज्यादा केंद्र में हमने बनाए हुए हैं। इनके, अरे भैया सुन तो योगेश वर्मा भी होते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। अब इन्होंने एक जो बात कही कि 27,000 स्कूलों के बंद होने की, प्रियंका गांधी के झूठ को हमारी सरकार का स्पष्टीकरण आ चुका है। ऐसे कोई भी नहीं है, ये केवल प्रियंका गांधी नाम की कांग्रेस की राजकुमारी का झूठ था जिस पर हमारी सरकार ने स्पष्टीकरण देके दे दिया। और एक चीज, एक हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि भाजपा ही अन्याय कर। भैया पहली बार किसी लोकतांत्रिक देश में मैं देख रहा हूं कि जनता आपके रूप में अन्याय, लेकिन जनता उसको न्याय मान रही है। और जनता ने 2 बार पूर्ण बहुमत से पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया और 2 बार पूर्ण बहुमत से भाजपा को देकर और इस बार एनडीए को पूर्ण बहुमत देकर हमको केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। लोकतंत्र है, कोई अम्मा दादा नाना नानी का शासन नहीं है कि बस हमको जेल ना जाना पड़े इसलिए 42वां संविधान संशोधन करो और पूरा संविधान बदल दो। हमको जेल ना जाना पड़े इसलिए इमरजेंसी लागू कर दो। कोई सरकार हमारा विरोध कर रही है, सस्पेंड कर दो। मैं एक उदाहरण दूंगा, 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा, उत्तर प्रदेश की सरकार की गलती हो सकती थी, हिमाचल की सरकार की गलती क्या थी, कर्नाटक की सरकार की गलती क्या थी, मध्य प्रदेश की सरकार की गलती क्या थी? क्या उन सरकारों का भी इसमें दोष था? अपने निजी हित के लिए इन्हीं कांग्रेसियों ने 103 बार से ज्यादा क्यों इंदिरा और राजू ने मिलकर अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए, संविधान का दुरुपयोग करते हुए राज्य की सरकारों को बर्खास्त किया। और ये अभी वन नेशन वन इलेक्शन पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब कहा 1967 तक हो रहे थे भारत में। अरे भाई क्या कहते हैं, नेहरू जी ने कराया, शास्त्री जी ने कराया। जैसे ही इंदिरा गांधी आई, उनको 67 में देश की जनता ने चुनाव में हराया, उन्होंने प्रतिशोध लेकर अगले बार से सरकारों को बर्खास्त करना शुरू कर दिया। तो ये कांग्रेस का जो डीएनए है ना, वो सामंतवादी है। मैं एक चीज और कहूंगा,
ये खड़गे जी पे बात कर, अरे खड़गे जी बेचारे तो धन्यवाद करते होंगे रात में भारतीय जनता पार्टी को कि हमने इतना विरोध कर दिया 1998 से लेकर 2022 तक केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का कि इनको मजबूरी चुनाव कराना पड़ा और एक दलित व्यक्ति को अवसर मिला कि वो चुनकर कांग्रेस का अध्यक्ष बने। हमारे यहाँ बताइए, आज हमारे यहाँ कौन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कल कौन होगा किसी को नहीं पता। आज प्रदेश अध्यक्ष है कौन है, कल कौन होगा किसी को नहीं पता। लेकिन 1998 से लेकर 2022 तक हमारी समिति ने राहुल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया, हमारी समिति ने सोनिया जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया। क्या चल रहा था, मजाक चल रहा था क्या? ये परिवारवाद की परिभाषा से बाहर निकलिए। और मैं तो कहता हूं हमारे भाई हैं चंचल जी, मैं कहता हूं क्यों भाई फूलपुर से चंचल जी क्यों नहीं हो सकते थे, करहाल से चंचल जी क्यों नहीं हो सकते थे? अरे एक यादव तो भैया ऐसा दे दो जो यादव परिवार से बाहर का हो। मैं तो कहता हूं चंचल जी का हक मार रहे हैं ये समाजवादी पार्टी वाले। आप भी गरीब किसान के बेटे हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। मैं तो चंचल जी भी कोई अंबानी की औलाद नहीं, अडानी की औलाद नहीं है या किसी बहुत बड़े उद्योगपति की हम लोग औलाद नहीं, हम लोग सामान्य परिवारों से आते हैं। मैं तो कहता हूं चंचल यादव जी को टिकट देती समाजवादी पार्टी में, खुद होने के नाते इनका प्रचार करने जाता, लेकिन नहीं दिया इनको। अब हमारे भाई भी मजबूर है, क्या करें? अखिलेश यादव जी कहीं बर्खास्त ना कर दे, पार्टी का पद भी बचा। मैडम ठीक है, अब एक बात का इन्होंने जो सवाल कई सारे झूठ पता, मैंने कई सारे सवाल पूछे थे जी, लेकिन उस सवालों पे रत्नेश भाई ने एक बात का कोई जिक्र भी नहीं किया। इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की, लेकिन आप बताओ पिछड़ा वर्ग आयोग बना के क्या करोगे? 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में ये सरकार वहां से दिल्ली से लेकर के यहाँ तक की सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आने के बावजूद भी ये भाजपाई न्याय नहीं देना करना चाहते। आप बताओ क्या बना के आयोग क्या करोगे? दूसरा आपने जिक्र किया कि आपने पिछड़े समाज की बात करी, आप मुझे बताओ प्रधानमंत्री जी भी उसमें पिछड़े समाज के आते थे जब इन्होंने मंडल कमीशन का विरोध करने के लिए कमंडल की यात्रा कर रहे थे, वो कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। आप बताओ कौन से ओबीसी हो? आप बताओ मुझे, बस केवल तथाकथित ओबीसी आप लोग हो। और दूसरा आपने सवाल किया लोहिया और जनेश्वर मिश्रा जी की बात कर रहे थे आप। अरे भाई आप बताओ, आपने वो भी देखा होगा लोहिया जी क्या क्या कहते थे, परिवारवादी की केवल बात नहीं करते थे। आप बताओ 16 करोड़ की गाड़ी से आदरणीय प्रधानमंत्री चलते हैं और 1400 करोड़ के प्राइवेट जेट्स की व्यवस्था में चलते हैं और हमको लगता है दिन भर में 5 से 6 बार कपड़े बदले, 10, 15, 15 लाख सूट बदले जाते हैं। ये कोई ऐसा नहीं जो ना जानता हो। बरबरी का चश्मा पहनते हैं और ना जाने कौन कौन सी पेन, हम लोग तो गरीब सामान्य परिवार के लोग जानते ही नहीं। मैडम जान लीजिए। दूसरी बात आपने जिक्र किया संजय जी, तो क्या अखिलेश जी यूज नहीं करते ये सारी चीजें? नहीं, नहीं, अखिलेश जी और राहुल गांधी, आपने जो सवाल उठाया चंचल जी, क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी? आप मुझे बताइए। नहीं भाई बताइए, प्रधानमंत्री है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का मसला है। संजय जी आपने जो बात करी, ठीक है, कर रहे अरे थे, तो नहीं आप बताइए, नहीं मुझे एक चीज बताइए, क्या तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह के परिवार के नहीं है? आप जवाब देना, मेरी बात मैं भी तो पूछूंगा सवाल भाई। नहीं, क्या अखिलेश यादव जी पैदल चलते थे? क्या अखिलेश यादव जी पैदल चलते थे? अरे अखिलेश यादव अभी भी पैदल नहीं चलते, करोड़ों की गाड़ी चलते हैं भाई। मेरी बात तो अच्छा, अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जी के पास इतनी संपत्ति कहाँ से? यादव परिवार के पास नेता कोई नहीं पाओगे। अरे कौन सिंपल नहीं है? कोई नहीं, कौन सिंपल है? मोदी जी की रतेश जी एक मिनट, चंचल जी मैडम करोड़ों गाड़ी चल रही ठीक है, रतेश जी एक मिनट। चंचल जी आपने जो कहा, मैडम पूरी बात आने दो, ठीक है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री और योगी ये करते, क्या अखिलेश यादव? ठीक है, आप बोलिए। ओबीसी की गाड़ी से भी दिक्कत है। मैंने बताया कैसे ओबीसी, सुनिए ठीक है। मैंने आपको दूसरा आपने सवाल किया परिवारवाद की। मुझे बता दो एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जिसके बाल बच्चे हैं वो नेता नहीं है। स्वर्गीय कल्याण सिंह के पुत्र पौत्र सब लोग राजनीति में हैं, बड़े बड़े पदों पे आसीन है। आदरणीय राजनाथ सिंह के पुत्र एक पुत्र जो है विधायक है, एक पुत्र बहुत बड़ा व्यापारी है। इसी लखनऊ के अंदर हजारों न जाने कितनी जमीनें आप जानते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हो, लेकिन वो नाम नहीं ले पाओगे, मुझे पता है आपके बारे में। मुझे पता है। अरे मेरी बात सुन लो भैया, मेरी बात सुन लो भी है ना। अरे मेरी बात तो सुन लो, बड़े जिम व्यवसायी, आप उन्हीं का नाम ले रहे हैं ना। स्वर्गीय मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव। अब वो आप स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के बेटे नहीं, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के बेटे राजनाथ सिंह के मुझे लगता है दूसरा लखनऊ का सबसे बड़ा जिम किसका है बताइएगा जरा।
लखनऊ में सबसे बड़ा जिम जिम किसका स्वास्थ्य है? के लिए होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो कहाँ से आप कराओ ना पैसा जांच, कराओ ना, क्या कर रहे हो? अरे कराओ भाई ना। करवा कहाँ तो बैठे हो? है। सुनिए। आपके चाचा तुरंत मिमियाने लगते हैं कि ना अरे भैया मेरे भैया, गोमती रिवर फ्रंट मत खोलना। अरे मैडम ये वो लोग हैं जो 20 करोड़ की बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए 15 करोड़ खर्च कर दिए। 300 रुपए के चेक बांट रहे थे मुख्यमंत्री जी चंद दिनों पहले। बताइए 20 शर्म भी नहीं आ रही करते 20 हुए। करोड़ का 300 रुपए का आपको चेक शर्म नहीं आई? 20 करोड़ 300 का रुपए का बेरोजगारी चेक, भत्ता देते हुए 300 रुपए 15 की करोड़ चेक खर्च कर मुख्यमंत्री दिए। जी ने करोड़ों रुपए 15 करोड़ खर्च कर दिए। 300 रुपए भी चंद पहले बात है। अरे भैया मैं वही पूछ रहा हूँ कि सुनो आपकी भैया, सरकार में ऐसा और होता सुनिए, नहीं और है। सुनिए। चंचल जी, और मैंने मुद्दे सवाल से पूछे, भटक रहे हैं आप लोग, मैंने मुद्दे से सवाल भटक पूछे, रहे हैं। ठीक इनको है। जानकारी नहीं है, इनको पता नहीं है। मैं नोटिस दिखा दूंगा, मेरे स्कूल नोटिस आई है। झूठ बोलने में माहिर आप लोगों, 27,000 स्कूल बंद हो रहे। हमारे ग्राम पंचायत नया पूरा आजमगढ़ नोट कर लो आप। नोटिस सुनिए। दे दीजिए। अरे मैं नोट अरे कर नोटिस लूंगा। ही दिखा दीजिए। मैं कह रहा हूं, सुनिए। मैं तो आपको नोटिस अरे दिखा दे रहा हूं, भाई, खंडन वाला। सुनिए। मैं तो खंडन वाला अरे वो नोटिस दिखा झूठे रहा हूं। चुनाव के समय भेज दिए होंगे। अरे भाई, मैं भाजपाई तो झूठे खंडन नहीं क्या? वाला। भाजपाइयों को झूठ बोलने चल जाते अरे हैं। समाजवादियों से बताओ बड़ा ना, झूठा कौन होता है? बताओ समाजवादी मुख्यमंत्री का से बड़ा बयान झूठा आया। कौन होता है भाई? मुख्यमंत्री का बयान क्या आया? दिखाइए अरे मुझे। भाई, समाजवादी स्कूल बंद नहीं करेंगे। अरे भाई, ये झूठे लोग कौन है? बेसिक सब शिक्षा विभाग के सचिव का बयान आया, झूठ बोलते हैं, नोटिस मुख्यमंत्री आया हुआ सदन में झूठ बोलते हैं। आप क्या फिर बात झूठ करोगे? बोले, झूठ फिर बोल रहे हो, बोला, सुनिए, फिर झूठ बोला। नहीं आप मुख्यमंत्री बताइए, सदन में आप झूठ बताइए, बोलते हैं, तेज सियासी प्रताप की छप्पन जगह की आपको बात टिकट करते मिलना हैं। चाहिए था कि हम नहीं मुझे मिलना बताओ ना, चंचल जी, हम समय मुझे समाप्त बताओ। आखिर तेज प्रताप यादव मैं जी जवाब दे रहा हूं, सुनिए। राकेश जी, समय समाप्त हो रहा है। चंचल जी को मैडम, जवाब तो यही दीजिए। पूछना ठीक है। चाहता हूँ भाई। मैडम अर्चना जी, सुनिए। डिम्पल यादव, आप तेज मुझे प्रताप बताओ, यादव, इनसे पूछिए, आदित्य यादव, 69,000 सुखपाल शिक्षक यादव, भर्ती घोटाला रामगोपाल कौन किया? यादव, फलाना क्या यादव, उसमें केवल ढिमाका यादव यादव? है? पंडित सुनिए, उसमें केवल क्या यादव है? नहीं मैं आप तो भी बताओ, पूछ रहा हूँ। सुनिए। अरे भाई क्यों नहीं? और सुनिए, अखिलेश यादव अपने परिवार के लोगों को इस्तीफा अरे दे के मैं दो, कह रहा किसी हूं, लोगों आप को मुझे टिकट। बताओ कि अखिलेश यादव जी के परिवार के जो लोग भी हैं, जनता ने चुना है। तो आओ भैया, ना। तो जनता चंचल चुनी है। भाई तो राजनाथ जनता सिंह के चुनी है। क्या तेज जी, बात परिवार है? की बात नहीं हो रही है। यही तो दोहरा चल रहा है फिर वही कह रहा हूँ, यही लेकिन बीजेपी परिवार के दोहरा चल लोगों रहा है। की ना, ना, परिवार की यही बात चीज- नहीं हो अरे रही है। भाई, और सुनिए, अरे अध्यक्ष अर्चना जी, अध्यक्ष हमने का तो क्या- स्वर्गीय मुलायम जी को सम्मान देते हुए उनके दामाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। ओहो, वो ठीक भी है। परिवार को परिवार के नहीं है। हमने उनके परिवार दामाद को की प्रत्याशी बात नहीं बनाया हो है। रही है। प्रत्याशी चंचल जी, नहीं राकेश मिले। जी। अरे हमने उनके प्रत्याशी दामाद को मिले प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी मिले बताइए नहीं। बताइए जिनका प्रत्याशी जीजा मिले सगा नहीं है, भाई। जो अपने जीजा के अरे सगे मेरे नहीं है, भाई, प्रत्याशी जो मिले अपने कहाँ? जीजा के सगे नहीं है, उन लोगों अरे को मेरे क्या भाई, टिकट प्रत्याशी मिले ठीक है, कहाँ? ठीक है। अरे भाई, परिवार आपसे की बात कम नहीं हो रही थी। अरे भाई कम से जीजा कम दामादों की जीजा के बात मत खिलाफ तो करो। प्रत्याशी ना खड़ा जीजा करते हैं। दामादों की बात मत करो। अरे मैं फिर वही कह रहा हूँ। भी जीजा अरे है। भाई हमारे सुनिए, हमारे घर में दामाद ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। अरे भाई राकेश अपने जी, दामाद को आप टिकट बताओ देकर ना। उसका मनोबल मैं तो कह बढ़ाया। रहा हूँ, शाहनवाज हमने खान भी दामाद जीजा को है टिकट बीजेपी देकर के। हम आप बताओ क्या किया आज उनके साथ में? आज अगर स्वर्गीय मुलायम सिंह जी शाहनवाज जीवित खान होते, भी जीजा है बीजेपी के। तो कहाँ प्रशंसा है करते। मुख्तार तो अब्बास नकवी भी प्रशंसा जीजा है। करते। कहाँ है बताओ मुझे? हमने तो रविशंकर प्रसाद जी अरे जीजा है, भाई, बेचारे आप पैदल कर दिए गए हम वो भी। तो क्या बात तो कर रहे हो? भैया हम तो मुझे मुलायम पता सिंह जी की बहू को ठीक है। लाकर अपने यहाँ आयोग में उपाध्यक्ष बनाते हैं। कोई ठीक मिलेगा है, नहीं समय आपको। समाप्त हो रहा है। अरे आप बताइए, सबका बात डिबेट है। में मैंने शामिल मैंने जो होने सवाल के किया, लिए सुनिए, जो मैंने इतना सवाल किया, सम्मान दे रहे हैं। शामिल होने के लिए बहुत बहुत 10 मिनट धन्यवाद। नहीं करा पा रहे हो आप। चंचल जी, समय समाप्त हो गया। आप सबका डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वार पर पलटवार लगातार जारी है। दीक्षित जी बोल नहीं पा रही, क्या बात? दीक्षित जी को हमको बोलना पड़ रहा है, कहाँ गए? प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।